हेलो एवरीवन। आज से हम हमारी पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हैंडमेड नोट्स है मेरे, पर इनसे आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा याद करने में, रिवाइज़ करने में। तो मैं इनसे अपनी क्लासेस नहीं ले रही हूँ, मैं इनसे अपनी क्लासेस ले रही हूँ। मैंने अपने नोट्स को एज अ PDF बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको ईजी होगा टाइपिंग वाले में याद करने के लिए। कोशिश ये करना कि जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे आप अपनी ऐसे हैंडमेड नोट्स बना पाओ। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी होता है याद करने के लिए, कि जिसमें आप फालतू ये जो चीज़ें ना इस दा और ये सब हटा के सिर्फ जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है सिर्फ वो लिखो। ठीक है, एक बार क्लास को देखना, जब दोबारा क्लास को देखने लगो तो सिर्फ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखना, मतलब वही टाइप लिखना अपने शॉर्ट नोट्स पे। ठीक है, पहले या तो PDF रिवाइज कर लेना, उसके बाद में अपने शॉर्ट नोट्स बनाना जैसे भी आपको ठीक लगे, पर इनसे अपने शॉर्ट नोट्स निकाल लेना। ठीक है, ये अपने आप में शॉर्ट नोट्स है लक्ष्मीकांत के, और इसके शॉर्ट नोट्स आप अपने अलग से बना देना जैसे मैंने बनाया है। दिख रहा है आपको? यहाँ पे मेरा सेपरेशन ऑफ पावर शुरू हो गया, पर इसमें बहुत लेट आएगा ये। एक सेकंड मैं बताती हूँ कहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मतलब इतने पूरे पेजेस मैंने सिर्फ यहाँ पे अपने नोट्स में हाफ पेजेस में कवर कर दिया। सिर्फ इतने में मैंने इस हाफ पेज में मैंने अपने 2 पेज कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे देखो 2 पेज लग रहे हैं और वहाँ पे मैंने हाफ पेज में कर दिया। तो ऐसा आप अपने नोट्स में करना, ताकि जब प्री से पहले आप रिवाइज़ करो तो आप इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिवाइज़। ठीक है, सिर्फ 5-6 घंटे लगेंगे आपको और आप अपने सारे नोट्स रिवाइज़ कर पाओगे। तो रिविजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार करना। अरे बात समझ में? अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे फर्स्ट हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, ये कीवर्ड है। उसके बाद में एक फंडामेंटल लॉ है किसी लैंड का। ठीक है, ये एक लॉ है जिसपे उस जगह की जो गवर्नमेंट है वो वर्क करती है, या वहाँ के जो लोग हैं वो उस लॉ को मानते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है आइडियोलॉजी और फिलॉसफी एक नेशन की। ठीक है, किसी नेशन की आइडियोलॉजी या फिलॉसफी उसके कॉन्स्टिट्यूशन में पता लगती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आइडियोलॉजी फिलॉसफी कैसे, जैसे कुछ अरब स्टेट्स है। ठीक है, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनके अलग लॉज होते हैं, अलग रूल्स होते हैं। उनके अंदर उनके जो थोड़े से रिलीजियस लॉज भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वुमेन रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया एंड ऑल। तो ऐसा सीन होता है। जैसे साउथ अफ्रीकन स्टेट्स जो होते हैं, तो ऐसे करके तो उनका अलग से उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनकी आइडियोलॉजी और उनकी फ़िलॉसफी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब जो कीवर्ड्स हैं उनको मैं हाईलाइट करते चल रही हूँ साथ में। तो वो कीवर्ड है उसमें, जैसे यहाँ पे आइडियोलॉजी और फिलॉसफी। अरे बात समझ में? तो सिर्फ मैंने उसमें इतना ही लिखा था, फालतू लिखोगे तो इतना बार बार आपको पढ़ना भी पड़ेगा। सिर्फ कीवर्ड्स लिखना अपने नोट्स में। उसके बाद में इट यूजुअली एस्टेब्लिशेस द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट एंड एग्जिबिट्स द गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूजुअली क्या करता है कि स्टेट के जो ऑर्गन्स है उनको एस्टेब्लिश करता है, और उनका जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट वो बनाता है। जैसे अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना रहे हैं ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया है ये स्ट्रक्चर, तो वो चीज़ है। तो ये बताया गया। अब उसके बाद में हमें बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबको पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले हम रिटर्न कर लेते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम इजीली समझ पाएंगे। इट हैज़ बिन प्रिपेयर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पज़। इसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कि भाई रूल ऑफ लॉ हमें बनाना है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये बनाया है। उसके बाद में कोडिफाइड डॉक्यूमेंट है हमारे कोडिफाइड डॉक्यूमेंट, अलग से एक डॉक्यूमेंट है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की। पार्लियामेंट इज़ नॉट अ सॉवरेन बॉडी। ये हमने जो MCQs के हैं उसमें भी हमने ये देखा है कि पार्लियामेंट सॉवरेन बॉडी नहीं होती है जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्यों नहीं होती है? देखो, इंडिया इज़ अ सॉवरेन कंट्री। ठीक है, इंडिया इज़ अ सॉवरेन कंट्री, बट पार्लियामेंट इज़ नॉट अ सॉवरेन बॉडी। क्यों नहीं है? क्योंकि पार्लियामेंट इज़ रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, पार्लियामेंट पे लिमिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि वो कुछ भी आर्बिट्री या अपनी मर्जी से कोई भी लॉ नहीं ला सकता है, वो लिमिटेड है जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं वो। ऐसा नहीं है कि भाई वो आज कह रही है पार्लियामेंट कि भाई आज तो अगर कोई केस आया तो उसको हम देखेंगे, हम लोग उसमें डिसीजन देंगे, जुडिशरी नहीं देगा। ऐसा नहीं होता है ना। तो जो भी है पार्लियामेंट वो सॉवरेन बॉडी नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से लिमिटेड है। उसमें जितना काम दिया है पार्लियामेंट उतना ही काम करेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, ठीक है, मनी बिल पे जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, और पार्लियामेंट कह रहे हम करवाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। यही वजह है कि पार्लियामेंट इज़ लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में यूजुअली ऑर्डिनरी लॉज आर मेड थ्रू सिंपल मेजोरिटी, वाइल लॉज मेड थ्रू स्पेशल वाइल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज आर मेड थ्रू
स्पेशल मेजोरिटी। ये ठीक बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो हमें बनाना पड़ेगा तो वो स्पेशल मेजोरिटी से बनता है यूजुअली, और जो ऑर्डिनरी लॉ है वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। जैसे कोई एक्ट वगैरह लाना है, कोई वैसी चीज़ पास ऑन करने, कोई रूल्स लाने हैं, तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा इजीली। पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो है उनके लिए स्पेशल मेजोरिटी लगते हैं, यूजुअली ऐसा देखा जाता है। और हमारे आगे भी बहुत टाइप्स की मेजोरिटी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल कौन सी कंट्री में है? ये ब्रिटेन। ब्रिटेन इज़ अ कंट्री विद नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन, और वी कैन से अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है वहाँ पे। ये इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, रेदर देन प्रिपेयर्ड बाय अ स्पेसिफिक बॉडी। ऐसे कह रहे हैं कि जो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा हुआ नहीं है, उनकी स्पेशल हमारी तरह ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जैसे में थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी हमारे, वैसे उनकी स्पेसिफिक बॉडी नहीं बैठी है कि आज चलो बैठ के हैं हम 2.5-3 साल लगा के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करते हैं। ऐसा नहीं था, साल दर साल जैसे जैसे साल आते गए उन्होंने उसको इवॉल्व करते गए। जैसे आज कोई केस आया और उनको जैसे सेम सेक्स मैरिज का जो है कोई केस आया, उनको लगा ठीक है उसको लिख लिया कि भाई हम अब से सेम सेक्स मैरिज लीगल है इलीगल है जो भी है, तो ऑन द स्पॉट अपना वो लिख लेते हैं या ऐड कर लेते हैं उसमें, ठीक है। तो इवॉल्व हुआ है, सेपरेटली प्रिपेयर किया हुआ नहीं है। याद रखना ये वर्ड्स, कीवर्ड्स याद रखना, ठीक है। इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट सेट ऑफ लॉज दैट आर नॉट कोडिफाइड। कोडिफाइड देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन कोडिफाइड है, फंडामेंटल राइट्स है, इसमें डीपीएसपी है, अलग अलग टाइप के लॉज है, सारी बॉडीज़ का अलग से बताया गया है। पर ये जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं ना, अब ऐसे कुछ लॉज के सेट होते हैं, कोडिफाइड नहीं होते हैं कि स्पेसिफिक इस बॉडी के इतने सारे काम हमने लिख दिए, वो ऐसे कोडिफाइड नहीं है। सिर्फ कुछ सेट ऑफ लॉज है और ऐसे यूं ही बना देते हैं, उनको कोडिफाइड नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पार्लियामेंट इज़ अ सॉवरेन बॉडी। ये ठीक बात है, बिल्कुल पार्लियामेंट सॉवरेन बॉडी है। देखो ये हमेशा याद रखना कि ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और अमेरिका की जुडिशरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ब्रिटेन का पार्लियामेंट क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि उसके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो जो मर्जी कर सकता है। मैं बताऊँ इतना स्ट्रॉन्ग है वहाँ का पार्लियामेंट कि अगर जुडिशरी, जैसे हमारे एनजेएसी लाए थे हम लोग, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो जुडिशरी ने कह दिया कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको हटा दिया जुडिशरी ने, ठीक है। पार्लियामेंट लाया लॉ और उसको हमारी जुडिशरी ने हटा दिया, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वो है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मैटर करता है, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है कि सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम पब्लिक अफेयर्स, तो ये हो गया, जुडिशरी पावरफुल है इतनी हमारे यहाँ पे। पर अगर ये ब्रिटेन में होता तो जुडिशरी चाहे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दे पर लॉ रहता ही रहता। पार्लियामेंट ने कह दिया लॉ है तो है, वहाँ की जुडिशरी फिर कुछ नहीं उखाड़ सकती। अरे बात समझ में? तो ऐसा सीन होता है वहाँ पे कि पार्लियामेंट इज़ अ सॉवरेन बॉडी। उसके बाद में ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज आर एनेक्टेड थ्रू द सेम मेजोरिटी। कैसे भी हो वहाँ पे क्या वैल्यू, जब कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं तो लॉज पहली बात तो अलग अलग क्यों ही रख रहे हो कि ऑर्डिनरी लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जो भी है सेम मेजोरिटी से हो जाता है, उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखते हैं वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी क्या होता है कि ये पहले मैं बताती हूँ आपको ये क्या होता है। जैसे आप मेरे घर पे खाने पे आए, ठीक है, तो मैंने आपको लिखा, मैंने आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कुछ पेस्ट्रीज़ और एक जूस दिया पीने को, ठीक है। मैं आपको कह रही हूँ कि पेस्ट्रीज़ खाओ और आपने सिर्फ पेस्ट्रीज़ खाई और जूस नहीं पिया, ठीक है। और नहीं एक सेकेंड, फॉर एग्जांपल देखो, आप मेरे फ्रेंड के फ्रेंड हो, ठीक है, या फिर आप स्कूल में हो और मेरे को टीचर ने बोला कि मैं आपको आज अपने घर पे खाने पे लेकर जाऊँ, ठीक है। तो आप मेरे घर खाने पे आ गए, मेरी मैम ने बोला था कि मैं आपको खाना खिलाऊँ और मैंने आपको एक रोटी दे दी सिर्फ, ठीक है, और रोटी दे दी, पानी दे दी, और मैंने कहा लो खाना खा लो, और आप सिर्फ खाना खा रहे हो, सिर्फ खाना। मुझे तो सिर्फ खाने का बोला था, ये नहीं बोला था कि खाने में क्या खिलाना है, दाल देनी है नहीं देनी है, मुझे तो बोला था कि सिर्फ रोटी देनी है, रोटी मैंने दे दी। अरे बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल मतलब यही चीज़ कि खाने का मतलब होता है कि प्रॉपर खाना। अब टीचर उसमें डिफ़ाइन थोड़ी करेगा कि खाने में रोटी देना दाल देना, ठीक है, ये सब डिफ़ाइन नहीं किया जाएगा। खाने का मतलब खाना होता है, वो तुमको लेटर, सिर्फ उनके लेटर्स को नहीं सुनना है कि खाना बोला था, खाना मतलब कि कुछ भी दे दो, ये नहीं होता है, ये तो सिर्फ लेटर होता है। अगर मैं इसको स्प्रिट में मान रही हूँ, लेटर प्लस स्प्रिट, मैंने अपनी आत्मा में इसको मान लिया कि अच्छा खाना खिलाना है, तो विच मीन्स मैं ये दोनों चीज़ें दूंगी। आगे बात समझ में? तो वो चीज़ होता है कि खाने का मतलब हम अंडरस्टैंड कर पाएँ इसको लेटर और स्प्रिट में, वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। अब क्या होता है कि द टर्म ये कौन लेकर आया था? इंडिया में बी आर अम्बेडकर जी लाए थे, इनटू इंडिया बाय बी आर अम्बेडकर। ही कोटेड जॉर्ज ग्रोटे, इनका एक कोट है जो बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था। क्या बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इज़ अ पैरामाउंट रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन,
कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इज अ पैरामाउंट कॉन्स्टिट्यूशन पैरामाउंट रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन को नॉट ओनली इन लेटर बट ऑल्सो इन स्पिरिट, ठीक है। बस ये वाला जो वर्ड है ये याद रखना, पैरामाउंट रेफरेंस, ठीक है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो मुझे एक बारी चेक करना पड़ेगा, मतलब पॉलिटिकली जो टर्म है ना ये बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म है, ठीक है। तो इसको एग्जैक्ट हिंदी में मैं आपको कैसे समझाऊँ मुझे देखना पड़ेगा, एक सेकेंड मैं बताती हूँ अभी। पैरामाउंट रेफरेंस, पैरामाउंट रेफरेंस मतलब सर्वप्रिय श्रद्धा, हिंदी में कहते हैं ना अपन श्रद्धा होनी चाहिए कुछ करने की, तो रेफरेंस मतलब श्रद्धा, सर्वप्रिय श्रद्धा, ठीक है, वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। अब इसको हम और अच्छे सेंस में समझते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया लेटर और स्पिरिट वाला, बस वही चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी मीन्स इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट पीपल शोइंग ऑफ द डिफरेंसेस थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, ठीक है। मैं बताती हूँ क्या कह रहा है, कि कहने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी क्या होता है कि इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हो किसके बीच में, जो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है डिफरेंट पीपल के, ठीक है, वो सॉल्व हो जाए उनके डिफरेंसेस थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। जैसे फॉर एग्जांपल दो लोगों में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, इसको कैसे समझाऊँ मैं आपको, एक सेकेंड, इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। स्कूल है जैसे, ठीक है, तो ये स्कूल है और ये बाद में जैसे कोई गवर्नमेंट स्कूल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि डिफरेंट रिलीजन्स के लोग पढ़ रहे हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग पढ़ रहे हैं, लो कास्ट के लोग भी पढ़ रहे हैं और हाई कास्ट के लोग भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, पर इनके इंटरेस्ट डिफरेंट है दोनों के, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनको नॉनवेज खाना है और ये वेजिटेरियन है, ठीक है, तो इनके इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कोऑपरेशन एस्टेब्लिश कर देंगे हम, एक लॉ लाके कि आज से सिर्फ स्कूल में सिर्फ वेजिटेरियन खाना आएगा, जस्ट बिकॉज कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए। ऐसा होता भी है, काफ़ी स्कूल्स में ऐसे रूल है, ठीक है। तो ऐसे करके ये लॉ लाने से कोऑपरेशन हो गया दोनों कास्ट में कि ठीक है, जो रूल है वो रूल है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि दो लोगों में अगर कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है या डिफरेंट पीपल्स में भी है तो उनके डिफरेंसेस सॉल्व किए जाएँ, सॉल्विंग द डिफरेंसेस थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, ठीक है। लड़ाई दंगे से नहीं। अब वो कह दे कि स्कूल ही बंद कर दो, अगर इसका सॉल्यूशन ये निकाल लेते बिना लॉ लाए कि स्कूल ही बंद कर दो, तो ये कोई चीज़ नहीं होता ना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से सॉल्यूशन लाना था और वो क्या था, ये लॉ ला के कॉपरेशन बिठाना। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ द प्रिंसिपल्ड अंडरस्टैंडिंग of the constitution in unfolding the work of governance and following the constitution not only in letter but in spirit, ठीक है। ये प्रिंसिपल्ड अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन को यूज़ करना, उसको सिर्फ लेटर में नहीं मानना कि उसमें जो लिखा हुआ है बस उसको लेटर में मान ले, पर उसको स्पिरिट में भी मानना है, अपने आत्मा में भी उसको मानना है। जो वो कह रहे हैं उसमें वो नहीं करना है कि भाई सिर्फ लेटर में ये लिखा है तो सिर्फ लेटर ही मानना है। हमें बोला खाना खिलाना है तो हम सिर्फ खाने में कुछ भी खिला रहे हैं, सिर्फ रोटी दे दी, खाना दे दिया, ख़त्म नहीं, उसको स्पिरिट में भी मानना है कि उन्होंने बोला है और हमको वो चीज़ अच्छे से माननी है, ठीक है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड अपहोल्डिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी वो सब्जेक्ट है कि जुडिशरी उसको इंटरप्रिटेट कर सकती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है कि नहीं है, और अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ। आ रही बात समझ में? अब हम इसको आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स है जिसके अंदर बताया गया कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का। अब हम देखते हैं एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कोर्ट ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इन इट्स स्ट्रिक्टेड सेंस एम्प्लाइज द स्ट्रिक्ट एंड कंप्लीट अधेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का स्ट्रिक्ट सेंस क्या होगा कि भाई स्ट्रिक्ट और कंप्लीट अधेरेंस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स की तरफ, ठीक है। उसके बाद में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कहा था, ठीक है, जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है, उन्होंने जोसेफ साइन केस में कहा था कि नॉट द कॉमन मोरालिटी ऑफ द स्टेट एट एनी टाइम इन हिस्ट्री बट रेदर द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी दैट मस्ट गाइड द लॉ, कि भाई इट इज़ नॉट द कॉमन मोरालिटी ऑफ द स्टेट एट एनी टाइम इन द हिस्ट्री बट रेदर constitutional morality
दैट मस्ट गाइड्स द लॉ। ठीक है, ये ऐसा कह रहा है कि कोई स्टेट की कॉमन मोरालिटी नहीं की या किसी गवर्नमेंट की कॉमन मोरालिटी नहीं कभी भी हिस्ट्री में, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है कि जो गाइड करेगी लॉ को। ठीक है, किसी गवर्नमेंट किसी स्टेट की कॉमन मोरालिटी नहीं कि चार स्टेट साथ में आगे उन्होंने बोला कि कॉमन मोरालिटी तो ये होगी, कॉमन ग्राउंड तो ये होगा, ये लॉ बनाएंगे, ऐसा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वही लॉ को गाइड करेगी, तुम्हारे ओपिनियन से मोरालिटी नहीं ला सकते हो। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वही मोरालिटी है। अरे बात समझ में। उसके बाद में जस्टिस चंद्रचूड़ इन द यंग लॉयर्स एसोसिएशन केस, सबरीमाला केस। ठीक है, सबरीमाला केस पता है सबको, आगे आएगा तो और बताऊंगी। ऑब्जर्व दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट सब्जेक्ट टू fleeting fancies every time and age but is deeply rooted in fundamental aspects of human liberty, equality, fraternity and dignity। ठीक है, ये ऐसा कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है इज नॉट सब्जेक्टेड टू फ्लीटिंग fancies every time and age but is deeply rooted fundamental aspects of human liberty, equality, fraternity and dignity। मीन्स कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है ऐसे ही कुछ नहीं है दिखावे के लिए या सिर्फ लेटर स्पीड में फॉलो करने के लिए, ऐसा नहीं है कि किसी भी एज किसी भी टाइम में हम उसको दिखावा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये डीपली रूटेड है, ये ऐसा कोई कुछ भी नहीं कह दिया है वैसे एक फैंसी सा वर्ड बना दिया एंड ऑल, ऐसा नहीं है। ये डीपली रूटेड है। ठीक है, ह्यूमन लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और डिग्निटी ऐसे फंडामेंटल एस्पेक्ट्स में ये ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अरे बात समझ में। ये तो बस सिर्फ एग्जांपल दे दिया, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे मेंस पे क्वेश्चन आता है तब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड मैं फिर से आपको इस पिंक से जो हाईलाइट करूँगी ना वो वाला प्री के लिए इंपॉर्टेंट होगा मेनली। बाकी कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए। देखो फंडामेंटल लॉ है लैंड का, ये तो ईजी सी बात है, ईजी सा बात है। एक सेकेंड, फिर आइडियोलॉजी, फिलोसफी, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये सब ईजी सा ही है, मतलब कॉमन सी चीज़ें लिखी है इन्होंने। अभी तक ऐसा याद करने वाला बस ये अनरिटन और रिटन में डेफिनेशन में ये याद कर लेना कि पार्लियामेंट सॉवरेन बॉडी कहाँ है और कहाँ सॉवरेन बॉडी नहीं है। ठीक है, बाकी तो सेम आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में क्या हुआ, ये हुआ क्यों नहीं हाईलाइट, ये और ये। ठीक है, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इसके अंदर पैरामाउंट रेफरेंस याद रखना, बी आर अम्बेडकर जी लाए थे, जॉर्ज ग्रोटे का कोट उन्होंने कोट किया था। उसके बाद में अफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, ये तो बेसिक्स है, इसको तो मत ही करो चलो। फिर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, और रूल ऑफ लॉ। ठीक है, ये बेसिक से वर्ड्स हैं, इनको याद रखना। और ये इसमें इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, ये सिर्फ प्री के लिए कुछ जजमेंट्स दिए हुए हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वो होता है जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है, मतलब जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा। ठीक है, ये क्या होता है कि जहाँ एक लिमिटेड गवर्नमेंट है, ये एक लिमिटेशन है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, लिमिटेशन है जनरल गवर्नमेंट की पावर्स पे। ठीक है, to inhibit the government that is unlimited and also to prevent the exercise of arbitrary decisions। वही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिमिट करता है गवर्नमेंट की पावर को कि वो अपनी मन मर्जी से काम नहीं करे। ठीक है, अपनी पावर को अनलिमिटेडली वो नहीं करे, अपनी पावर्स को यूज़ ना करे अनलिमिटेड वे में। ठीक है, लिमिटेड है उनकी पावर्स, आर्बिट्री डिसीजंस नहीं लिए जाएं, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है, लेटर और स्पिरिट में कॉन्स्टिट्यूशन को मानना। ठीक है, जो उन्होंने कहा है लेटर और स्पिरिट दोनों में मानना, खाना खिलाना है। ठीक है, और खाने में क्या खिलाना है वो हमारे अंदर अंतरात्मा में आना चाहिए कि हमें उनको अच्छे से सर्व करना है। ठीक है, तो वो लेटर और स्पिरिट में होता है। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है कि आप पे लिमिटेशंस है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लिमिटेशन है कि कह दिया खाना खिलाना है तो विच मीन्स खिलाना है, आप ऐसा अपनी पावर को अनलिमिटेड वे में नहीं वो कर सकते हो। ठीक है, कि भाई जितना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वही काम, मैंने ऊपर भी आपको समझाया था कि लिमिटेशंस कैसे है कि जुडिशरी का काम पार्लियामेंट नहीं करेगी, या फिर जैसे जुडिशरी को लगा कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है NJAC तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं है, इससे हमें पता लगता है। आगे बात समझ में, पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे। पार्लियामेंट इज़ नॉट अ सॉवरेन बॉडी बट इंडिया इज़ अ सॉवरेन कंट्री, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टूल्स दैट प्रमोट द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इनमें से कौन से ये टूल्स के नेम लिखे हुए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रमोट करते हैं। जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, जो लॉ में लिखा है वही कर सकते हैं। ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल,
फ्री प्रेस और फंडामेंटल राइट्स। अरे बात समझ में कैसे कैसे? फ्री प्रेस रिस्ट्रिक्ट करता है पावर को, अगर कुछ भी हो रहा है तो वो हाथ मेंशन करके पब्लिक का ध्यान करेंगे उनकी तरफ, और फिर स्ट्राइक्स और ये सारी चीज़ें करके, तो जो भी है ये रिस्ट्रिक्शंस है उन पे प्रमोट किया करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, CAG वाला ऑफिस, फ्री प्रेस और फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये सारे उसी में जो लिमिट करते हैं गवर्नमेंट की पावर को या प्रमोट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेशन और स्टेट। अब डिफरेंस है यहाँ पे नेशन और स्टेट का। सबसे पहले नेशन क्या है? एक इमेज्ड कम्युनिटी है जिसमें कॉमनैलिटीज़ है हिस्ट्री की। नेशन जो है मोर ऑफ अ इमोटिव कॉन्सेप्ट है, फीलिंग ऑफ वननेस है। जैसे हम कहते हैं ना हमारा इंडिया हमारा नेशन है, ठीक है, उस हिसाब से स्टेट से ज़्यादा नेशन जो है उससे ज़्यादा हमें अटैचमेंट होता है। ठीक है, ये इमोशनल कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में आइडिया ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एमिनेट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन दैट सेलिब्रेट्स यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, एक ऐसी इमेज्ड कम्युनिटी है जिनकी कॉमनैलिटीज़ है हिस्ट्री में है। हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ रहती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइब्स रहती है, पर हमने सेम हिस्ट्री देखा है ब्रिटिशर्स के अंडर पे। ठीक है, तो हमारी सेम हिस्ट्री है, एक इमोशनल कॉन्सेप्ट है, अपनेपन की फीलिंग है यहाँ पे। और इंडियन नेशनलिज्म या कॉन्स्टिट्यूशन क्या दिखाता है? ये नेशन नेशनलिज्म को कैसे दिखाता है? एज देयर इज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, अब देखो अ स्टेट इज़ मोर ऑफ अ फॉर्मल कॉन्सेप्ट है ये स्टेट, जो कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी बार ये वर्ड यूज़ होगा स्टेट। तो एक फॉर्मल कॉन्सेप्ट है जहाँ पे फिक्स टेरिटरी होती है, सॉवरेनिटी होती है, पॉपुलेशन और एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये PYQ है, पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है एज अ स्टेट की डेफिनेशन वो पूछ लेंगे, ये PYQ में है। तो क्या क्या ज़रूरी है एक स्टेट का होने के लिए? एक फिक्स टेरिटरी, सॉवरेनिटी आज़ादी, मतलब कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन हो और एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट हो। ये 4 चीज़ें नेसेसरी है, याद रखना ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? फिक्स टेरिटरी हो, पॉपुलेशन हो, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट हो और गवर्नमेंट के पास सॉवरेनिटी हो। अरे बात समझ में, या उस कंट्री के पास सॉवरेनिटी हो। नेक्स्ट देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर। फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू इन हिज फेमस वर्क स्पिरिट ऑफ लॉज गिव द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो समझ आ गया कि मॉन्टेस्क्यू जो थे फ्रेंच फिलोसोफर, उन्होंने ये दिया था स्पिरिट ऑफ लॉज अपनी बुक में, ये थ्योरी दी थी सेपरेशन ऑफ पावर की। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कंटेम्पलेट्स ट्रिपैरिटी और ट्राई डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंटल फंक्शंस ऑफ द स्टेट। द सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी सीक्स टू सेपरेट द पावर्स बिटवीन जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, ये जो इन्होंने यहाँ पे ट्रिपैरिटी बोला या ट्राई डिवीजन बोला, वो यही है कि सेपरेशन ऑफ पावर मतलब जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में सेपरेशन ऑफ पावर होना। ठीक है, इसको हम और डिटेलिंग में करते हैं। देखो ये रहा, सेपरेशन ऑफ पावर रेफर्स टू 3, पहले तो 3 ऑर्गन एस्टेब्लिश करो, फिर तीनों के पावर्स और फंक्शंस बताओ। ठीक है, और कोई भी नन शेल बी अ मेंबर ऑफ मोर देन 1 ऑर्गन। ठीक है, नन शेल बी अ मेंबर ऑफ मोर देन 1 ऑर्गन। अगर कोई एग्जीक्यूटिव का मेंबर है तो वह लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होगा। हमारे यहाँ ऐसा है? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते हैं वो लेजिस्लेचर के भी मेंबर होते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये 3rd वाला हमारे यहाँ पे नहीं फुलफिल कर रहे हैं हम लोग, ये वाला, ये है हमारे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। ठीक है, हमारे पास स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। ये क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस बन के आएंगे प्री में, तो ध्यान रखना कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर हमारे पास नहीं है। ठीक है, कि यहाँ पे है कि कांट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन 1 ऑर्गन। अरे बात समझ में? तो USA जो है वो इसको स्ट्रिक्टली अधेयर करता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर को। ठीक है, इन तीनों को वो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, एकदम टाइट सेपरेशन ऑफ पावर है वहाँ पे। ठीक है, पर हमने क्या अडॉप्ट किया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो डायल्यूटेड है। ठीक है, प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है ना? तो वही बात है यहाँ पे। हम आगे देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर डिफेंडेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ओवर द प्रेसिडेंशियल फॉर्म। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्यों चूज़ किया कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म क्यों नहीं किया, उसको इन्होंने डिफेंड किया है और 2 रीजंस दिए हैं। हम देखते हैं क्या क्या। एक कंट्री है जहाँ पे इंडिया में हमने
ऑप्ट किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमें मोर अकाउंटेबिलिटी देता है ओवर स्टेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी कम है, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, अकाउंटेबिलिटी कम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, जो हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, तो इसके अंदर क्या है कि अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है। अकाउंटेबिलिटी जैसे आर्टिकल 75, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ठीक है, ये अकाउंटेबल है, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर को। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। आ रही बात समझ में? और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है, पर जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है स्ट्रिक्ट सेंस में। ठीक है, पर वहाँ पे स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि वहाँ पे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन टाइप्स जैसी चीज़ें, मतलब स्टेबिलिटी रहती है वहाँ गवर्नमेंट की। हमारे यहाँ पे क्या है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लिया है, यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, और ऐसे अगर ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को, तो वो इनको हटा भी सकते हैं। तो यहाँ स्टेबिलिटी कम है पार्लियामेंट में, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है, हमारे लोगों को यही चाहिए, अकाउंटेबिलिटी स्टेबिलिटी से ज़्यादा। और उनके अमेरिका वालों के पास क्या है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, अकाउंटेबिलिटी कम है। अरे बात समझ में? कम है, बिल्कुल ऐसा है नहीं कि अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, कम है कंपैरिजन में। ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझ आ गया। अब इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड उन्होंने क्या दिया डिफेंड करने के लिए रीज़न, कि जो 1937 में इलेक्शंस हुए थे, प्रोविंशियल इलेक्शंस, ठीक है, उसमें ये सिमिलर सेटअप था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि हमने पूरा कॉपी पेस्ट किया ब्रिटेन से, और ब्रिटेन में यही है, तो उस टाइम उन्होंने इलेक्शंस इसी के अंडर करवाए थे। ठीक है, स्टेट लेवल पे ये इलेक्शंस हुए थे, और ये जो ब्रिटिश मॉडल है ये फेमिलियर था यहाँ के लोगों के लिए। ठीक है, तो हमने इसी को कंटिन्यू किया, हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे नहीं गए। तो ये दो रीज़न उन्होंने दिए थे, बस थोड़ा थोड़ा याद कर लेना, ताकि सेंटेंस में तो बने तो आप लिख पाओ। ठीक है, उसके बाद में सेपरेशन ऑफ पावर के क्या प्रोविजंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, पहली बात तो सेपरेट जुडिशरी है एग्जीक्यूटिव से इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 50 में, ये मेंशन है आर्टिकल 50 में, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। ठीक है, उसके बाद में क्या है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स शैल नॉट बी कॉल इन टू क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। ठीक है, ये बात ठीक है बिल्कुल, कि जो पार्लियामेंट में मैंने आपको पहले भी अपने उसमें किया था, PYQ उसमें जो MCQs कर रहे थे, कि पार्लियामेंट में वो आपने देखा होगा कभी, अगर लोकसभा की आपने रिकॉर्डिंग्स देखी है तो, लाइव भी देखा है, तो वो बहुत एक दूसरे को बुरा भला कह देते हैं, और वो कुछ भी कह दे, चाहे डिफेमेशन कर दे, तो उनकी कोई भी प्रोसीडिंग्स कॉल में क्वेश्चन नहीं होगी कि उन्होंने ऐसा कैसे बोला पार्लियामेंट में, तो ऐसा कोर्ट में आप केस नहीं कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है कि कोई भी डिस्कशन नहीं होगा पार्लियामेंट के किसके रिगार्डिंग, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजेस के बारे में। ठीक है, एक्सेप्ट अगर उनका रिमूवल प्रोसीडिंग्स चल रहा है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया, जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे सेम सेक्स मैरिज का उन्होंने लिया, या उन्होंने और कोई डिसीजन बना दिया, तो उस चीज़ पे अगर उन्होंने कुछ भी किया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस ने, तो उसके बारे में फिर वो पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक उनका अगर उनको रिमूव किया जा रहा है, तो भाई तुम डिस्कशन कर सकते हो, कि जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जा रहा है, तो तुम डिस्कस करो, खुले में करो आराम से, पर और उनका कोई भी डिस्कशन नहीं होना चाहिए। ये कहाँ मेंशन है, ये वाला मेंशन है 121 में, और ये वाला मेंशन है, पहले कोर्ट बोलेगा हमारी बात सुनो, ऐसे याद किया था मैंने इसको, आपको भी बताऊंगी, रुको एक सेकेंड। ये 121 से ये ऐसा कह रहे हैं कि भाई कोई भी डिस्कशन नहीं होना चाहिए, जजेस पहले बोलेंगे कि हमारा आप लोग डिस्कस नहीं करो 121 में, फिर 122 में पार्लियामेंट बोल रहा है कि भाई हम आपका नहीं करें, आप भी हमारा डिस्कस मत करो। ठीक है, तो पहले जुडिशरी और फिर पार्लियामेंट, 121 122 याद हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है कुछ इससे रिलेटेड, सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड। गोलकनाथ केस में क्या कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिमार्केट्स द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट माइन्यूटली एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज देयर जुरिस्डिक्शन विदाउट ओवरस्टेपिंग देयर जुरिस्डिक्शन। ये ऐसे कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में बोला था, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिमार्केट्स करता है दो तीनों बॉडीज़ है या डिफरेंट ऑर्गन्स है, उनकी जो जुरिस्डिक्शन है उसको, कि भाई ये इतना काम ये वाली ऑर्गन करेगी, इतना काम ये वाली ऑर्गन करेगी। ठीक है, उसके बाद में और वो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो अपना जुरिस्डिक्शन है वो एक्सरसाइज करे, आराम से अपना अपना रोल निभाए, पर अपने रोल से ओवरस्टेप ना कर जाए। ठीक है, कि भाई ये लाइन है उसको क्रॉस नहीं करना है, विद इन द लाइन रह के अपना काम करना है। अरे बात समझ में, वो वाली बात इन्होंने गोलकनाथ केस में कही थी।
ठीक है। फिर क्या है, बंधव मुक्ति मोर्चा केस। पहले मेरी बात सुनो, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ऊपर वाला जो हमने पढ़े थे जजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाले, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाले, वो बस ऐसे ही है कि आप उनको यूज़ कर पाओ मेंस में, ठीक है। प्री में इनका इतना नहीं पूछते हैं, जिन जिन केसेस का पूछेंगे मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब देखते हैं बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस, ठीक है। अपेक्स कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स है स्टेट के, वो एक्सपेक्टेड टू वर्क विद अ हेल्थी बैलेंस बिटवीन 3 ऑर्गन्स, ठीक है। बस ये इतना याद कर लेना कि किस में सपोर्ट किया है, किस में नहीं। देखो इसमें क्या बोला है, हेल्दी बैलेंस होना चाहिए। क्या क्या चीज़ याद रखोगे आप, एक सेकंड में बताती हूँ। बंधव मुक्ति मोर्चा केस में बोला हेल्थी बैलेंस हो तीनों ऑर्गन्स के बीच में। गोलकनाथ केस में बोला कि अपने लिमिट में रह के काम करो, डू नॉट ओवरस्टेप ईच अदर्स जुरिस्डिक्शन। आ रही बात समझ में, ये और ये। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द डॉक्ट्राइन ऑफ, एक सेकेंड, the doctrine of checks and balances avoids usurping the power of one organ by the other, and checks and balance promote healthy balance and add the concretization of the democracy. ऐसे कह रहा है कि भाई अगर ऐसा है, सेपरेशन ऑफ पावर है, तो चेक्स एंड बैलेंस बना रहता है कि एक बॉडी जो है वो दूसरे को चेक करती रहेगी। जैसे जुडिशरी चेक करती रहती है कि पार्लियामेंट या फिर जो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कह लो, तो पार्लियामेंट ना कह के इनको चाहे डिफरेंट मान लो, ठीक है, कि वो अपनी पावर से आर्बिट्री डिसीजन तो नहीं ले रहा है, कुछ ऐसे अलग सा तो वो नहीं ले रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। तो इससे क्या होता है कि भाई वो अवॉइड करते हैं कि भाई एक ऑर्गन किसी दूसरे ऑर्गन की पावर ना छीन ले, ठीक है। इससे चेक्स और बैलेंस, जैसे एनजेसी ला रहे थे तो जुडिशरी ने बोला था कि भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जुडिशरी की पावर इंडिपेंडेंस कर्व करने के लिए किया जा रहा है। तो उस हिसाब से चेक्स एंड बैलेंस बना रहता है, इससे हेल्थी बैलेंस रहता है, ठीक है। और डेमोक्रेसी और सख्त होती जाती है, और डीप होती जाती है। अरे बात समझ में। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या बचा, प्रीएम्बल, ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके।